अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तनवीर। आज हम डिस्कस करेंगे बिल्स ऑफ एक्सचेंज का रिन्यूअल का केस। ये मेरी बिल्स ऑफ एक्सचेंज पर दूसरी वीडियो है। इससे पहले कि हम अपने वीडियो की तरफ बढ़े, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और वो स्टूडेंट्स जो आई.कॉम और बी.कॉम की अकाउंटिंग पढ़ना चाहते हैं वो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। हमने अब तक जो केस डिस्कस किए हैं वो ये ऑरेंज हाईलाइटेड, जो ऑरेंज फॉन्ट में जो केस मेंशन है, ये हमने अपनी वीडियो 1 में डिस्कस किए हैं। जबकि आज के केस वीडियो में हम रिन्यूअल ऑफ बिल को डिस्कस करेंगे। इससे पहले कि अपनी वीडियो की तरफ बढ़ें, प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। रिन्यूअल ऑफ बिल असल में क्या है? Sometime it happens that acceptor of bill feels that he will not be able to make the payment on due date. So acceptor approaches dryer and requests him to cancel and draw a new bill with extended date. अच्छा, इसमें कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं। एक है ड्रायर है, फिर ड्राई भी है, फिर एक्सेप्टर है। इसमें ऐसा होता है कि जो ड्रायर जो बिल इशू करता है किसी दूसरे शख्स पर, जो बिल लिखता है, असल में ये सेलर है। हम आगे चल के इसको जरा थोड़ी तफसील से डिस्कस करेंगे। और एक्सेप्टर वो है जो माल खरीदता है, जो डेटर है, वो इसको एक्सेप्ट करता है साइन करके बिल को, और प्रॉमिस करता है कि वो 2 माह बाद, 3 माह बाद, 15 दिन बाद पेमेंट कर देगा। तो उसमें ये है कि वो ये फील कर रहा होता है, समटाइम्स हैपन दैट, कि ऐसा होता है कि वो ये फील कर रहा होता है कि वो ड्यू डेट पर पेमेंट नहीं कर सकेगा, उसके पास इतने फंड्स नहीं है। तो वो जो एक्सेप्टर है वो ड्रायर से राब्ता करता है और उससे दरख्वास्त करता है कि वो बिल को कैंसिल कर दे और एक्सटेंडेड डेट का एक नया बिल इशू कर दे। अच्छा, इसमें थ्री वेज टू रिन्यू द बिल। इसमें 3 तरीके हैं बिल रिन्यू करने के। इसको जरा गौर से पढ़ते हैं। ड्रायर कैंसिल द ओल्ड बिल एंड ड्रॉ ए न्यू बिल विद एक्चुअल अमाउंट एंड इंटरेस्ट। For example, bill amount ₹2000 plus 1% interest. अच्छा, इसमें मेरे आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरा जो पहला लेक्चर है वो भी लाजमी देखें। उसमें मैंने पहले 5 केसेस डिस्कस किए हैं तफसीलन एंट्रियों के साथ। अगर आपने वो सुना होगा तो इसमें भी बहुत आसानी होगी। इसमें जो ड्रायर है, यानी जो माल बेचता है, वो बिल कैंसिल कर देता है और एक नया बिल इशू करता है जिसमें एक्चुअल अमाउंट और इंटरेस्ट शामिल होता है। जिसमें आप देखेंगे फॉर एग्जांपल बिल की अमाउंट 2000 थी, उसमें 1% इंटरेस्ट शामिल करके 2020 का एक बिल इशू किया गया है। अच्छा, इसमें 3 तरीके होते हैं रिन्यू करने के। हमारे कोर्स में 3 तरीके बताए गए हैं। ये पहला हमने डिस्कस किया। दूसरा है ड्रायर कैंसिल द बिल एंड डिमांड टू पे इंटरेस्ट अमाउंट ऑन सेम टाइम। यानी ड्रायर जो है वो बिल को कैंसिल करता है। दूसरा तरीका जो है बिल को कैंसिल करता है और रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज जो इंटरेस्ट अमाउंट है वो भी पे कर दें, एंड इशू अ न्यू बिल विद एक्सटेंडेड डेट। और जो बैलेंस असल अमाउंट है उसका एक नया बिल इशू कर देता है एक्सटेंडेड डेट का। तीसरे में क्या होता है? ड्रायर कैंसिल द बिल एंड एक्सेप्टर पे अ पार्ट ऑफ अमाउंट इन कैश एंड एक्सेप्ट न्यू बिल विद बैलेंस अमाउंट प्लस इंटरेस्ट। मतलब ड्रायर जो है बिल कैंसिल करता है और एक्सेप्टर कुछ पेमेंट पहले कर देता है। जैसे ही ऊपर है ये बताया गया 2000 का रुपीस का बिल है तो उसमें से 500 दे देगा या 1000 रुपए 50% पे कर देगा और बैलेंसिंग फिगर का प्लस इंटरेस्ट का वो बिल इशू करवा लेगा। अच्छा, इसमें मैंने आखिर में एक नोट लिखा है, इट इज नॉट डिसऑनर। मतलब ये डिसऑनर केस नहीं है। एंट्री कुछ वैसे आपको फील होंगी लेकिन डिसऑनर नहीं है। इन डिसऑनर केस होल्डर और ड्रायर ड्यूली अप्रोचेस टू एक्सेप्टर फॉर पेमेंट बट एक्सेप्टर रिफ्यूजेस टू मेक द पेमेंट। जो डिसऑनर केस होता है उसमें
जो बिल का होल्डर होता है या ड्रॉयर जिसने बिल ड्रॉ किया होता है वो एक्सेप्टर यानी ड्रॉई से रब्ता करते हैं पेमेंट के लिए, तो उस वक्त एक्सेप्टर जो है वो रिफ्यूज कर देता है, पेमेंट नहीं करता क्योंकि उसके पास फंड्स नहीं होते। ये है डिसऑनर केस। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें जो एक्सेप्टर है वो रब्ता कर रहा है ड्रॉयर से कि प्लीज इसको रिन्यू कर दें। लेकिन sometime it happens that acceptor of bill feels that he will not be able to make the payment on due date. So acceptor approaches drawer and requests him or her to cancel and draw a new bill with extended date. मतलब वो ड्रायर को कहता है कि आप प्लीज एक नया बिल इशू कर दें नई डेट के साथ। तो फिर उसमें ये 3 शराइत हैं, जबकि डिसऑनर में ऐसा नहीं है। डिसऑनर में जो ड्रायर है या होल्डर है वो रब्ता करता है एक्सेप्टर के साथ, यानी उल्ट होता है। फिर जब वो डिसऑनर हो जाता है, वो नहीं पे करता ड्राई, तो फिर नोटरी पब्लिक के चार्जेस पे करके उससे भी वेरीफाई कराया जाता है। अगर तो डिसऑनर वो ड्राई फिर भी पे ना करे तो तब वो डिसऑनर की स्टैंप कर देता है, वेरीफाई कर देता है, ताकि आगे मजीद कोर्ट की जो कार्रवाई जो है वो चल सके। अच्छा, इसमें अब हम डिस्कस करेंगे कैंसलेशन की एंट्री कैसे करेंगे। ये जो ब्लैक फॉन्ट वाली एंट्री है ये मैं पहले लेक्चर में डिस्कस कर ली है मैंने आपके साथ, पहली वीडियो में बिल्स ऑफ सेल की। तो लेकिन फिर भी मैं ये सिंपल केस की जो एंट्री है मैं अभी डिस्कस जरूर करूंगा। उसके बाद ये रेड एंट्रीज पे आपने नजर रखनी है, ये चेंज होंगी। आप ये देखें कि ए ने गुड्स सेल की हैं बी को, तो उसने सिंपल एंट्री पास की है बी अकाउंट डेबिट एज ए एसेट, क्योंकि ये उसका एसेट बन चुका है, और सेल अकाउंट को ऐड कर दिया गया है एज इनकम। परचेज को डेबिट किया, ए को क्रेडिट किया, ये ए को क्रेडिट इसलिए किया कि इसकी लायबिलिटी है, इसने बी ने इसको पेमेंट करनी है। और फिर उसी वक्त एक नया बिल साइन करवाया ए ने बी से, और बी ने जब साइन करके इसको ए को दिया तो तब ये एंट्री पास की जाएगी, ये दूसरी वाली। बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट किया जाएगा ए के जर्नल में, और बी को क्रेडिट कर दिया गया। ऊपर वाली एंट्री में बी डेबिट है, नीचे वाली में क्रेडिट है, यानी उसने बी के लेजर को क्लोज करके कि नया एसेट रेज कर लिया, वो है बिल रिसीवेबल। जबकि बी के जर्नल में एक अकाउंट को डेबिट किया गया है और बिल पेबल को क्रेडिट किया गया है, यानी ए के अकाउंट को अब क्लोज कर दिया गया है। ऊपर वाली एंट्री में ए क्रेडिट है, नीचे वाली एंट्री में ए डेबिट है। इस तरह बिल पेबल एक नई लायबिलिटी रेज हुई है। अब जब पेमेंट का वक्त आया तो बी ने ए से राब्ता करके वो बिल कैंसिल करवा लिया, तो वही एंट्री रिवर्स हो गई, बिल पेबल डेबिट ए क्रेडिट, और यहाँ पे बी को दोबारा एसेट बना लिया और बिल रिसीवेबल जो है दोबारा क्रेडिट हो गया। तो ये जो है रिन्यूअल के केस में कैंसिल की एंट्री है। जबकि डिसऑनर की एंट्री भी इसी तरह ही होती है, उसमें एक इजाफी एंट्री होती है जिसमें नोटरी पब्लिक के चार्जेस दिए जाते हैं, इसमें नहीं दिए जाएंगे। दूसरा भी आप देखें कि ये है डिस्काउंटिंग ऑफ बिल, मतलब जो ए है उसने ये बिल बिफोर ड्यू डेट बैंक से डिस्काउंट करवा के पैसे ले लिए थे, लेकिन बी ने फिर रिक्वेस्ट कर दी ड्यू डेट से पहले ए से कि प्लीज इस बिल को कैंसिल करके एक एक्सटेंडेड डेट का नया बिल इशू कर दें, तो वो एंट्रियां फिर दोबारा रिवर्स होंगी। देखिए बैंक अकाउंट डेबिट है, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट है, बिल रिसीवेबल क्रेडिट है। इसमें ए ने बिल बैंक से डिस्काउंट करा लिया है, तो बैंक में पैसे आ गए, ए के जब बैंक अकाउंट में पैसे आ गए तो एक अकाउंट डेबिट होगा, डिस्काउंट एज एक्सपेंस डेबिट होगा, क्योंकि बैंक अगर 2000 का बिल है तो कुछ चार्जेस काटेगा अपनी इनकम के तौर पर। फर्ज करें 1950 रुपए उसने ए को दिए, तो 1950 ए के अकाउंट में डेबिट हो गए, 50 रुपए का डिफरेंस एज एक्सपेंस डेबिट हो गया, और बिल रिसीवेबल टोटल अमाउंट यानी 2000 से क्रेडिट हो गया। इसी तरह आप बैंक की साइड देखें, बिल रिसीवेबल एज ए एसेट बैंक के पास आ गया, ए के अकाउंट को क्रेडिट करके उसने अपनी लायबिलिटी में इजाफा किया, ए अकाउंट में पैसे डाल दिए उसने असल में। ए का अकाउंट बी के पास एज ए लायबिलिटी है, और डिस्काउंट का उन्होंने क्रेडिट किया क्योंकि ये उसकी
इनकम है बैंक की। लेकिन ऑन द ड्यू डेट बी ने बिल को कैंसिल करवाया तो उसकी क्या एंट्री होगी, बिल रिसीवेबल जो कि एसेट था उसे खत्म कर दिया गया और तमाम पैसे वो 2000 रुपीज एक अकाउंट से काट लिए गए। आप देख लें डेबिट हो रहा है, जबकि बी ने सिंपल बिल पेबल को डेबिट किया, ए को क्रेडिट कर दिया। ए ने बी को एज एसेट डेबिट किया और बैंक को क्रेडिट कर दिया क्योंकि बैंक से पैसे कट गए हैं, ए के बैंक से पैसे कट गए हैं। अब है कैंसिलेशन ऑफ बिल इन केस ऑफ इंडोर्समेंट। इंडोर्समेंट में ये होता है कि ए ने फर्दर किसी के पैसे देने हैं सी के, तो वो बिल सी को दे के अपना अकाउंट सेटल कर लेता है, लेकिन इसी दौरान उसे पता चलता है कि बी जो है वो पे नहीं करना चाह रहा, बिल एक्सटेंडेड डेट का बिल चाह रहा है, तो फिर उसी तरह रिवर्सल चलेगी। आप ये देखें कि सी को डेबिट किया गया, बिल रिसीवेबल क्रेडिट किया गया है, सी के पास वो बिल रिसीवेबल आ गया और ए के अकाउंट को उसने क्रेडिट इसलिए किया कि ए उस अकाउंट में एज एसेट डेबिट था। यहाँ ए के अकाउंट में, ए के जो जर्नल में सी को डेबिट किया गया क्योंकि सी पहले क्रेडिटर था ना, इसलिए। लेकिन ऑन द ड्यू डेट, बिफोर ड्यू डेट, बी ने खुशखबरी सुना दी कि वो एक्सटेंडेड डेट का बिल चाह रहा है, तो जाहिर है कैंसिल होंगे, वापस में एंट्री रिवर्स होगी, बिल रिसीवेबल क्रेडिट ए डेबिट, ये फिर बिल पेबल जो है डेबिट ए क्रेडिट, और ये उसने ए ने बी को एज एसेट डेबिट किया है, सी को एज ए क्रेडिटर क्रेडिट किया है, लायबिलिटी दोबारा इंक्रीज कर ली। नेक्स्ट देखते हैं कैंसिलेशन बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। इसमें पहली दो एंट्री हम डिस्कस कर चुके हैं। इसमें देखें ड्रायर ए ने वो बिल बैंक में जमा करवा दिया, बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट, ताकि बैंक वो अमाउंट कलेक्ट करके एक अकाउंट में डाल दें। बिल रिसीवेबल को क्रेडिट कर दिया, लेकिन ऑन ड्यू डेट पता चला कि वो नहीं करना चाह रहा, उसने बिल एक्सटेंड करवाना है, तो वही सिंपल बिल पेबल डेबिट ए क्रेडिट बी के जर्नल में, और यहाँ पे बी को एसेट डेबिट कर दिया गया और जो नया अकाउंट खुला था बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट टेम्पररी, वो वापस खत्म कर दिया गया। बैंक कोई एंट्री नहीं करेगा क्योंकि ये सिंपल कलेक्शन का टास्क दिया गया बैंक को, बैंक की मलकियत नहीं बना। डिस्काउंटिंग के केस में बिल रिसीवेबल बैंक की मलकियत बन जाता है, इसलिए वो बकायदा एंट्री करता है। अब एक क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है कि मिस्टर ए सोल्ड गुड्स टू मिस्टर बी वर्थ ₹15,000। मिस्टर ए ने बी को 15,000 रुपये गुड सेल की ऑन 1 जनवरी 2020, जनवरी 2020 को। मिस्टर बी एक्सेप्टेड अ बिल फॉर 3 months ड्रॉन बाय मिस्टर ए। मिस्टर बी ने एक बिल एक्सेप्ट किया 3 माह का जो मिस्टर ए ने ड्रॉ किया था। ऑन 31st में मिस्टर बी रिक्वेस्टेड टू मिस्टर ए टू रिन्यू द बिल फॉर फर्दर 2 months। मतलब बी ने दोबारा रिक्वेस्ट कर दी ड्यू डेट को कि प्लीज इसको 2 माह के लिए दोबारा एक्सटेंड कर दें। मिस्टर ए एग्रीड प्रोवाइडेड दैट 10% पर annum वुड बी चार्ज एज इंटरेस्ट। मिस्टर ए एग्री हो गया, उसने मान लिया ठीक है रिन्यू कर देते हैं। प्रोवाइडेड दैट का मतलब है बशर्त ये के, यानी ये शर्त है, ये कंडीशन है कि 10% पर annum जो है सालाना इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। मिस्टर ए देन ड्रू अ न्यू बिल फॉर 2 months फॉर ओरिजिनल प्लस इंटरेस्ट। मिस्टर ए ने एक नया बिल इशू किया 2 माह की एक्सटेंशन के साथ और उसमें इंटरेस्ट भी ऐड कर दिया। मिस्टर बी एक्सेप्टेड द बिल एंड ऑन ड्यू डेट बिल वाज ऑनर्ड। गिव जनरल एंट्रीज। बी ने बिल एक्सेप्ट किया और ड्यू डेट का बिल पे हो गया, इसकी जनरल एंट्री पूछी जा रही है। ये जो क्वेश्चन है ये आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। अब देखते हैं क्या एंट्री होती है। ये देखिए पहली जो एंट्री आप देख रहे हैं जहां कर्सर मूव हो रहा है, ये सिंपल सेल परचेज की एंट्री है। बी को एज एसेट डेबिट किया, सेल को एज इनकम क्रेडिट किया ए ने। बी ने क्या किया, परचेज को एज एक्सपेंस डेबिट और ए को एज लायबिलिटी क्रेडिट किया। सेल परचेज की एंट्री। उसी वक्त बिल रिसीवेबल भी साइन करवाया गया, तो वो फिर क्या तब्दीली आई, बिल रिसीवेबल अकाउंट एज एसेट डेबिट और बी को क्रेडिट कर दिया। ऊपर वाले एंट्री में बी डेबिट, नीचे बी क्रेडिट, बी का लेजर क्लोज हो गया और नया एसेट बिल रिसीवेबल रेज कर लिया गया।
ए 15,000 से डेबिट है और बिल पेबल क्रेडिट कर दिया 15,000 से। ए जो है 15,000 से डेबिट है। पीछे वाली एंट्री में उसे जो पीछे बी के जनरल में एंट्री है उसमें ए को क्रेडिट किया गया है, जबकि दूसरी एंट्री में डेबिट करके खत्म कर दिया गया है और नया एक लायबिलिटी बिल पेबल के नाम से रेज की गई है। ऑन ड्यू डेट, बिफोर ड्यू डेट आप कह रहे हैं, बी ने ए को अप्रोच किया और कहा कि ये बिल कैंसिल कर दें और 2 माह का एक्सटेंडेड एक नया बिल इशू कर दें। तो ये रिवर्सल है, ऊपर वाली एंट्री को दोबारा कैंसिल कर दिया गया है। देखें, दोबारा बी को एसेट बना लिया, बिल रिसीवेबल खत्म कर दिया, दोबारा बिल पेबल को कैंसिल करके ए को दोबारा जो है ना वो लायबिलिटी बना लिया। फिर आप ये देखें कि अब क्वेश्चन अगर आपने पढ़ा तो उसमें 10% पर annum इंटरेस्ट का जिक्र है, तो वो 250 रुपीज है ना 2 माह का। अगर हम 15,000 का 10% लें तो सालाना निकलेगा, उसको 2 से ज़रब देंगे और 12 पे तकसीम करेंगे तो वो 2 माह का इंटरेस्ट निकलेगा, क्योंकि 2 माह मजीद एक्सटेंशन ली गई है। तो वो इंटरेस्ट को पहले रेज करेंगे, अपनी अकाउंटिंग एंट्री बनाएंगे उसकी। बी को एज एसेट डेबिट करेंगे, इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट करेंगे ए के जनरल में, बी के जनरल में इंटरेस्ट को एज एक्सपेंस डेबिट करेंगे और ए को एज ए लायबिलिटी क्रेडिट करेंगे 250 से। अब देखें कि इन दोनों में ए जो है 15,000 से एक दफा क्रेडिट है, फिर दूसरी एंट्री में 250 से मजीद क्रेडिट है, यानी 15,250 रुपए देने हैं बी ने। जब बिल साइन हो गया तो वो एग्रीमेंट एक लिहाज से हो गया कि उसने इंटरेस्ट भी साथ देना है बी ने। इसी तरह ए ने किया कि बी को 250 से एज एसेट डेबिट किया। अब जो ए ने बी से 15,250 रुपए लेने हैं और 15,250 का नया बिल अब साइन हुआ, ये देखें जहां ये कर्सर मूव कर रहा है, बिल रिसीवेबल डेबिट और बी अकाउंट क्रेडिट एज ए, मतलब एसेट को खत्म कर दिया, उसके बाद नया एसेट बिल रिसीवेबल आ गया। और बी वाले जनरल में देखें कि ए को डेबिट कर दिया और बिल पेबल को क्रेडिट करके एक नई लायबिलिटी इंक्रीज कर ली 15,250 की। ऑन ड्यू डेट क्या हुआ जी, कैश रिसीव हो गया बी से और बिल रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट कर दिया गया, कैश को डेबिट कर दिया गया ए के जनरल में। बी के जनरल में क्या हुआ जी, बिल पेबल को डेबिट किया और कैश को क्रेडिट कर दिया और ये क्वेश्चन आपका मुकम्मल हो गया। मेरी फिर आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।